नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, हमने पहला चैप्टर है भाषा और समाज के ऊपर एक वीडियो बनाया, ठीक? इसमें भाषा के मूलभूत विशेषताओं, महत्व इत्यादि की चर्चा की। उसी से संबंधित हम लोग 40 क्वेश्चन एमसीक्यू, ठीक? उसी चैप्टर से संबंधित 40 क्वेश्चन आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो टेट, सीटेट इत्यादि या सुपर टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए नहीं है, ये क्वेश्चन नए बनाए गए हैं, ठीक? तो उस आधार पे चलिए शुरू करते हैं। देख लेते हैं 10 से 15 मिनट में 40 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, ताकि रोज आपको हिंदी व्याकरण और शिक्षण कौशल अभिरुचि के फ्री में जो भी वीडियो मिलेंगे, सब कुछ टेट, सीटेट, सुपर टेट जितने भी एग्जाम होते हैं, इन दो भाषा विषय से संबंधित 30 क्वेश्चन जो आते हैं, 30 हिंदी और 30 भाषा कौशल या शिक्षण अभिरुचि से संबंधित आपको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा टेट गंगा द्वारा, ठीक? तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, शिक्षण अभिरुचि के आधार पर जेंडर क्या है, ठीक? जेंडर क्या है? जैविक अंतर है, सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण की प्रक्रिया में अंतर है, शारीरिक संरचना है या आनुवंशिक गुण है। देखिए, अगर आप बायोलॉजिकल पढ़ेंगे तो आनुवंशिक गुण है, लेकिन जब आप शिक्षण अभिरुचि में पढ़ेंगे या उसके भाषा और कौशल के तहत, यह सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण की मुख्य प्रक्रिया है। किसकी मुख्य प्रक्रिया है? सामाजिक और सांस्कृतिक। जेंडर समाज में भाषा और समाज के तहत जब हम अध्ययन करते हैं तो इसका क्या विकल्प होगा? आप तुरंत आनुवंशिक गुण मार के आएंगे, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बायोलॉजिकल गुण है। साइंस की भाषा में आप साइंस नहीं कर रहे, आप शिक्षण अभिरुचि या भाषा कौशल कर पढ़ रहे हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसी विषय के संबंध में सोचा करिए दिमाग में। अगर आपके सामने दोनों विकल्प हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरे साथ मतलब मुझे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। अगर आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन आता तो आप डी मारते, लेकिन यहाँ डी नहीं सही है। यहाँ आपका भाषा कौशल या शिक्षण कौशल से संबंधित सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है, ठीक? लिंग किससे संबंधित है? जैविक अंतर से, ठीक? लिंग जैविक अंतर से संबंधित है। देखिए, अब यहीं से जेंडर और सेक्स, लिंग में अंतर आ गया है, देख लीजिएगा। दोनों दो शब्द हो रहे हैं, दोनों का अलग अलग महत्व है, ठीक? इसलिए ध्यान रखिएगा शब्दों को, शब्द का अंतर समझना बहुत जरूरी होता है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? संचार, पहचान और समाजीकरण। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। यह तथ्यों को पहचानने की क्षमता पहचान देती। जैसे आपको कहा जाए पेड़, तो आपके दिमाग में एक छवि बनेगी पौधे की। अगर आपसे कहा जाए गाय, तो एक पशु की छवि बनेगी। तो पहचान होती है, भाषा से ही पहचान होती है, ठीक? साथ ही साथ समाज, जिस समाज में रहते हैं उस समाज का समाजीकरण भाषा के माध्यम से होता है। निम्न में से कौन सा जेंडर की रूढ़िवादिता का उदाहरण है? रूढ़िवादिता है कि लड़के नहीं रोते, ठीक? एक हमारे समाज में एक विचारधारा है कि लड़कियां भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, वो जल्दी आंसू गिराती हैं या रोती हैं, लेकिन पुरुष कठोर होते हैं। यह एक रूढ़िवादी विचारधारा जो परंपरा के अनुसार चली आ रही है, ठीक? भाषा व्यक्ति में किसका निर्माण करती है? भाषा व्यक्ति में पहचान, आइडेंटिटी की पहचान करती है। भाषा व्यक्ति की किसका निर्माण करती है? तो पहचान की, ठीक? आयु, आर्थिक स्थिति या जाति का निर्माण नहीं करती। मातृभाषा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, परीक्षा कठिन बनाती है ना, सरल बनाएगी परीक्षा को। ज्ञान होना चाहिए, यहाँ पे ज्ञान बढ़ता है। या भाषा कमजोर होती है ना, सीखना सरल होता है। मातृभाषा से संबंध ये होता है कि जो भी मातृभाषा होगी उसमें अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप चीजों को जल्दी सीख सकते हैं, ठीक? ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा शब्दावली में गलती हो सकती है, टाइपिंग की अभी अच्छे से नहीं हो पा रही है। एक जेंडर संवेदनशील शिक्षक क्या करेगा?
अगर एक जेंडर संवेदनशील शिक्षक है तो क्या देगा, लड़कों को अधिक अवसर देगा, लड़कियों को कम प्रश्न पूछेगा, सभी बच्चों को समान अवसर देगा, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ावेगा। तो देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक शिक्षक का परम उत्तरदायित्व है कि वो सभी बच्चों को समान अवसर दे, ठीक, जेंडर के आधार पे, गोरे काले के आधार पे, लंबे छोटे के आधार पे या किसी भी आधार पे, अमीर गरीब के आधार पे भेदभाव न करे, वह सभी को समान दृष्टि से देखे। भाषा में जेंडर पक्षपात कहाँ दिखाई देता है, तो उपर्युक्त सभी, देखिए लोकगीतों में भी जेंडर पक्षपात आपको मिलेगा, विज्ञापन में भी और कहावतों में भी, तो ये तीनों सही हैं, ठीक। भाषा में जेंडर के आधार पे पक्षपात तीनों आधारों पे मिलता है। रॉबिन लेकॉफ ने किस विषय पर कार्य किया, तो ये भाषा और महिला पे, भाषा और महिला पे इन्होंने मुख्य रूप से कार्य किया, इसको आप लिख लीजिएगा। इस चीज को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, लैंग्वेज एंड वुमेन प्लेस, लैंग्वेज एंड वुमेन प्लेस इनकी किताब का नाम है। इस चीज को आप लिख लीजिएगा कॉपी पे कि आपका एक क्वेश्चन कभी भी अगर ऐसे आए तो आप उससे गलती न हो, ठीक। कीनन है, कीनन के अनुसार समाज क्या करता है, ठीक, केवल भाषा निर्धारित करता है, केवल शिक्षा निर्धारित करता है, भाषा के माध्यम से स्त्री पुरुष की भूमिकाएं निर्धारित करता है, केवल संस्कृति का निर्धारण करता है। देखिए एक चीज आप याद रखिए, जब कभी किसी भी प्रश्न के विकल्प में केवल 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 शब्द दे और कोई ऐसा विकल्प दे जिसमें केवल शब्द नहीं लगा है और वह आपको थोड़ा सा सकारात्मक लगे तो उसी के साथ जाना चाहिए, उसी विकल्प को चुनना चाहिए, क्योंकि केवल में कभी कभी प्रश्न गलत हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे भाषा के माध्यम से स्त्री पुरुष की भूमिकाएं निर्धारित करता है, ठीक। रेमर एंड टैक्सीचलर के अनुसार किस विषय का अध्ययन किया गया, तो इन्होंने किसका अध्ययन किया था, इन्होंने पारंपरिक शब्दकोशों में महिलाओं की छवि से संबंध में अध्ययन किया। सर्जर 1987 के अनुसार भाषा किससे जुड़ी होती है, भाषा शक्ति, संस्कृति और समाज से जुड़ी होती है, सामाजिक संरचना से, ठीक। देखिए यहाँ केवल केवल देख के गलत कर दे रहा है, तो याद रखिएगा केवल वाली परिभाषा कभी कभी गलत हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। समावेशी कक्षा का उद्देश्य क्या है, एक समावेशी कक्षा का उद्देश्य क्या है, केवल लड़कों को, केवल लड़कियों को, केवल मेधावी ना, सभी बच्चों को समान अवसर देना। भाषा और संस्कृति का संबंध क्या है, भाषा और संबंधी संस्कृति में गहरा संबंध है या अनुनाश्रित हैं या परस्पर संबंधित हैं या एक दूसरे पे आश्रित हैं, जो भी विकल्प मिले तो याद रखिएगा घनिष्ठ संबंध है, ये है भाषा और संस्कृति के साथ। कई तरह के जो संबंध होते हैं मतलब एक दूसरे पर आश्रित, कोई भी शब्दावली दे तो याद रखिएगा वही विकल्प ज्यादा सही होगा। जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर बायस किससे संबंध प्रभावित करता है, ठीक, शिक्षा की गुणवत्ता होगा यहाँ पे, यहाँ गुणवत्ता होगा। बच्चों का आत्मविश्वास, सीखने की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी, यहाँ पे उपयुक्त सभी होगा, शिक्षा की गुणवत्ता, बच्चों का आत्मविश्वास, सीखने की प्रक्रिया और उपयुक्त सभी होगा। शिक्षक को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो जेंडर संवेदनशील भाषा होनी चाहिए, वह कठोर भाषा, अपमानजनक भाषा या व्यंग्यात्मक शैली का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसे जेंडर के आधार पर संवेदनशील भी होना चाहिए। भाषा किसका प्रमुख साधन है, भाषा समाजीकरण का प्रमुख साधन है, पृथक्करण, प्रतियोगिता, दंड का नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है, उपयुक्त सभी, समानता, समावेशन, मातृभाषा, जेंडर संवेदनशील शिक्षा, ठीक। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जेंडर सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया है, याद रखिएगा, जैविक प्रक्रिया नहीं है। लिंग होगा सेक्स तो जैविक प्रक्रिया होगी, ठीक, ये जो होगा सेक्स की अवधारणा या लिंग की अवधारणा ये जैविक प्रक्रिया है, लेकिन जेंडर सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण है, ठीक। इस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से और पहला वीडियो देखेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आएगा थ्योरी जिसमें पढ़ाई गई है। देखिए जेंडर जो होता है आपका, जेंडर ये सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया है। सेक्स बायोलॉजिकल, मैंने बताया जैविक है।
भाषा संचार, पहचान, समाजीकरण, संस्कृति का प्रमुख साधन है। जेंडर समानता शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मतलब इस बालक और बालिका में समान शिक्षा हो, यह हमारी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। मातृभाषा सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। मातृभाषा कोई भी बात सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है। जेंडर संवेदनशील भाषा समावेशी शिक्षा की आधारशिला है। शिक्षक का व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण को प्रभावित करता है। अगर शिक्षक जैसा व्यवहार करेगा, बालक के अंदर या बालिका के अंदर भी वही प्रवृत्ति विकसित होती है। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? संप्रेषण का कार्य, विचारों के आदान प्रदान का मुख्य कार्य है। ठीक, परीक्षा तो एक आपकी एकेडमिक परीक्षा होती है कि आपका स्तर पता चलता है। शासन करना, व्यापार करना उसमें सहायक हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छा विकल्प संप्रेषण करना। ठीक, भाषा और समाज का संबंध कैसे होता है? सामाजिक। भाषा और समाज का संबंध सामाजिक होता है। ठीक, बच्चों में सीखने की सबसे प्रभावी भाषा कौन सी होती है? तो मातृभाषा होती है। भाषा और अस्मिता का संबंध कैसे होता है? पहचान से। ठीक, व्यापार, विज्ञान, तकनीकी नहीं होगा, ये पहचान के इससे मुख्य संबंध होता है। भाषा को सत्ता कौन प्रदान करता है? भाषा को सत्ता राजनीति और सामाजिक समर्थन प्रदान करती है। ठीक, भाषा को सत्ता कौन प्रदान करती है? राजनीतिक और सामाजिक समर्थन। शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? तो समावेशी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सभी बच्चों को समान सम्मान देना। ठीक, केवल अंग्रेजी पढ़ाना, केवल हिंदी पढ़ाना, स्थानीय भाषा को रोकना, ये सब गलत है। सभी बच्चों को समान भाषा के महत्व को सम्मानित करना चाहिए शिक्षक को। भाषा का विकास मुख्यतः किस रूप से होता है? तो समाज द्वारा। भाषा का विकास मुख्यतः, देखिए, मौसम, तकनीक, राजनीति तो गलत है, समाज द्वारा भाषा का विकास मुख्य रूप से होता है। ठीक, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण क्षमता विकसित करना, अर्थात विचारों के आदान प्रदान की क्षमता को विकसित करना। ठीक, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम माध्यम क्या माना जाता है? भाषा शिक्षण का मातृभाषा सबसे प्रमुख माध्यम माना जाता है। देखिए, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा है, विकल्प एक ही भले आ रहा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग है। भाषा और संस्कृति में क्या संबंध है? भाषा और संस्कृति, भाषा संस्कृति का वाहक है। मैंने थ्योरी में बताया था अच्छे से, भाषा संस्कृति का किस प्रकार वाहक है, उसके कई कारण हैं उसमें। ठीक, तो भाषा जो होती है वो किसी भी क्षेत्र या समाज या देश की संस्कृति का वाहक होती है। भाषा की प्रकृति कैसी होती है? यह परिवर्तनशील और गतिशील दोनों होती है। यह समय के साथ परिवर्तनशील है और एक स्थान से दूसरे स्थान को गतिशील भी है। अब देखिए, ब्रिटेन की भाषा आपके इंडिया में आई अंग्रेजी, तो गतिशील हुई ना। अगर इंग्लैंड की भाषा आज इंडिया में बोली जा रही है अंग्रेजी, इंडिया की भाषा हिंदी थी, संस्कृत थी या क्षेत्रीय भाषाएं थी, तो वहाँ की अंग्रेजी को हमने अगर इंग्लिश को अपना लिया तो गतिशील तो हुई। भाषा ब्रिटेन से कहाँ आई? इंडिया आई, भारत में बोली जा रही है। ठीक, परिवर्तनशील भी है। आप एक चीज ध्यान देंगे, जैसे कोई अमेरिकी लैंग्वेज में अंग्रेजी में कोई शब्द है, आप उसे ब्रिटिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उसमें अंतर दिखता है स्पेलिंग को लेके। या भारत में देखिए, या भारत के किसी हिंदी भाषा के शब्द को देखिए, तो धीरे धीरे उसमें शब्दावली में परिवर्तन होता रहा है। ठीक, तो परिवर्तनशील भी होती है। भाषा का अर्जन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो सामाजिक संपर्क और वातावरण से। ठीक, सामाजिक संपर्क वातावरण से। भाषा और सत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाओं को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त है, गलत है। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी की तुलना में आप देखेंगे, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी को देखेंगे तो आपको विभेद मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक समर्थन से कोई भाषा अधिक प्रभावशाली बन सकती है। याद रखिए कि सही है कि अगर राजनीतिक और सामाजिक समर्थन मिले तो कोई भी भाषा अधिक प्रभावशाली हो सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपकी अंग्रेजी भाषा है। जब भारत सरकार ने
अंग्रेजी को 15 वर्षों के लिए देश की प्रशासनिक भाषा बनाया, तो अंग्रेजी को महत्व दे दिया गया वहीं से 1950 से, और आज तक वही बना चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी में ही बहस होती है, आप देखेंगे अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बहस ही नहीं होती, वहाँ पे वाद विवाद ही नहीं होता। तो राजनीतिक समर्थन मिला प्लस समाज, आज भी आप समाज में जाते हैं, अगर एक बालक अंग्रेजी अच्छे से बोल रहा है और एक हिंदी बहुत अच्छे से बोल रहा है, अगर कोई बालक अंग्रेजी टूटी फूटी बोल रहा है, बहुत अच्छे से नहीं बोल रहा, अशुद्ध बोल रहा है, और वहीं एक बालक हिंदी बहुत अच्छे से बोल रहा है, शुद्ध बोल रहा है, तब भी समाज में रहने वाले 4 व्यक्ति अंग्रेजी बोलने वाले को अधिक महत्व देंगे, उन्हें लगेगा ये ज्यादा शिक्षित है, जबकि क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले को या हिंदी को बोलने वाले को कम नजरिए से देखते हैं, ठीक हीन नजरिए से देखते हैं। उसी तुलना में अगर देखेंगे, जैसे अवधी है या ब्रज है, कोई क्षेत्रीय भाषा में बोले भोजपुरी में या मराठी में, और कोई हिंदी में बोले, तो उसमें भेद हो जाता है। केवल देखिए शब्द गलत होता है, केवल अगर कहीं लग जाए तो मान लीजिए कि 90% वह विकल्प गलत होता है, ठीक। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है, हिंदी देवनागरी लिपि, ठीक। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखिएगा। संपर्क भाषा का उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा लेना नहीं, विभिन्न भाषाओं के बीच लोगों के बीच संप्रेषण को स्थापित करना। साहित्य पढ़ना केवल प्रशासन करना नहीं है, कई कार्य होते हैं। भाषा और अस्मिता आइडेंटिटी का संबंध क्या होता है? व्यक्ति की पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व में। भाषा और अस्मिता का क्या संबंध होता है? व्यक्ति की पहचान और उसकी सांस्कृतिक अस्तित्व को लेकर। केवल वाले शब्द गलत होते हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कुछ भाषाएं जन्म से श्रेष्ठ होती हैं ना, भाषाएं समाज में बोले जाने वाले वर्ग या समूह के आधार पर श्रेष्ठ बनती हैं। किसी भाषा को बोलने वाला कौन सा समाज ज्यादा है, देखेंगे, मान लीजिए ये समाज ज्यादा है तो इसको ज्यादा महत्व मिलेगा, ये कम है तो कम महत्व मिलेगा। सभी भाषाएं समान रूप से अभिव्यक्ति की सक्षम होती हैं। सभी भाषाएं समान रूप से विचारों के आदान प्रदान या व्यक्त करने में समान सक्षम होती हैं, ठीक। केवल मानक भाषा ही भाषा नहीं है, बोलियां भाषा नहीं होती, बोलियां भी भाषा होती हैं, बस ये भाषा का एक रूप होती है, ठीक। शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो सम्मान और प्रोत्साहन की नीति, ठीक। क्या? सम्मान और प्रोत्साहन की नीति अपनानी चाहिए। भाषिकता का प्रमुख लाभ क्या है? बहुभाषिकता का प्रमुख लाभ है सीखने के अवसर और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। क्या? सीखने के अवसर और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती है, या था यह प्रमुख लाभ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रारंभिक शिक्षा के लिए किसी विशेष बल देती है? मातृभाषा पे, स्थानीय या मातृभाषा पे विशेष बल देती है। भाषा शिक्षण में त्रुटियों को क्या माना जाता है? भाषा शिक्षण में जब आप भाषा से संबंधित अध्ययन करते हैं तो उसमें शिक्षण त्रुटियों को सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है, दंड नहीं, याद रखिएगा। असफलता अनुशासनहीनता नहीं है, सीखने की एक स्वाभाविक प्रक्रिया। जैसे आप मान लीजिए कोई बालक क लिख रहा है और पता चले कि पहले तो सही लिखता था लेकिन कालांतर में अलग तरीके से लिखने लगा, तो वह क्या है? भाषा शिक्षण में त्रुटियां आ रही हैं उसके, तो यह सीख के पुनः अपनी पुरानी प्रक्रिया पे आ सकता है या नई प्रक्रिया और अच्छी सीख सकता है, ठीक। भाषा का कौन सा गुण उसके समय के साथ बदलने योग्य होता है? तो परिवर्तनशीलता होती है, मैंने बताया। या इसमें स्थिरता नहीं होती, कठोरता नहीं होती, सीमित शब्दावली भी नहीं होती, इसका विस्तार होता रहता है। भाषा परिवर्तनशील और गतिशील होती है, ठीक। भाषा शिक्षण का प्रमुख आधार क्या होना चाहिए? यह गतिविधि और सहभागिता आधारित शिक्षण पर होना चाहिए। रटंत नहीं होना चाहिए, केवल लिखित या व्याकरण आधार पे नहीं होना चाहिए। भाषा का प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य क्या है? भाषा का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य क्या है? केवल प्रशासन नहीं, केवल व्यापार, केवल साहित्य नहीं, समाज में विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक। समाज में विचारों भावनाओं का आदान प्रदान। भाषा और वर्ग के संदर्भ में शिक्षक का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? भाषा और वर्ग के संदर्भ में शिक्षक का सही दृष्टिकोण या व्यू क्या होना चाहिए? तो उच्च वर्ग की भाषा को ही महत्व देना नहीं, सभी बच्चों को भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। स्थानीय भाषा को रोकना नहीं, बढ़ावा देना चाहिए। केवल मानक भाषा का प्रयोग नहीं, सभी भाषाओं का स्वीकार करना चाहिए। भाषा के माध्यम से बच्चे सबसे पहले क्या सीखते हैं? तो
भाषा के माध्यम से बच्चे सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार सीखते हैं। व्याकरण तो तब सीखेंगे जब भाषा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे या सीख लेंगे। भाषा का विकास किसके बिना संभव नहीं है? तो सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक, सामाजिक अंतःक्रिया के बिना भाषा का विकास संभव नहीं है। भाषा शिक्षण में समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को सम्मान और समान अवसर देना। भेदभाव बढ़ाना नहीं, भेदभाव कम करना चाहिए। केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना नहीं, कमजोर बच्चों को भी पढ़ाने का मुख्य जिम्मा होना चाहिए। केवल मानक भाषा को लागू करना गलत है। सभी बच्चों को सम्मान और सम्मान देना। प्रभावी भाषा शिक्षण किस पर आधारित होता है? तो संवाद, अनुभव और सहभागिता पर। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक, तो अगला वीडियो आपको हिंदी विषय से मिलेगा और उस पे कम से कम 40 से 50 एमसीक्यू। पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको एक एमसीक्यू उसी चैप्टर से रोज पढ़ाया जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। हमारे माध्यम से टेट गंगा के माध्यम से आपको सभी क्लास हिंदी और शिक्षण अभिरुचि की ठीक निःशुल्क मिलेगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जय हिंद साथियों।